बाबा साहब के जयंती के अवसर पर हम सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपने सभी कार्यकर्ताओं की ओर से बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारी पार्टी ने बाबा साहब को और शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श माना है। हम लोगों ने ये तय किया है कि उनके जीवन के संघर्ष से हम प्रेरणा लेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पे कदम, उनके बताए हुए संदेश के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। उसी दिशा में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं अपनी पार्टी को भी चलाने की और जहां जहां हमारी सरकारें हैं उन सरकारों को भी चलाने की। हम देखते हैं कि किस तरह से आज के राजनीति में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का, माला पहनाने का, फूल अर्पित करने का कई पार्टियां और कई नेता एक झूठा दिखावा करते हैं। मैं झूठा क्यों कह रहा हूं? जैसे मान लो आपका बेटा है, आप अपने बेटे को बोलो बेटा इस रास्ते चल, बेटा उस रास्ते तो चले नहीं। जो आप कहो उसका उल्टा करे, जो काम आप कहो उसका उल्टा करे, जो सीख आप दो उसकी उल्टी करे और रोज सवेरे आपकी तस्वीर लगा के उसके आगे माला, फूल सब चढ़ाए और आपकी पूजा करे, तो आप क्या करोगे? 2 थप्पड़ मारोगे उसको कि मैं जो कहता हूँ वो तो करता नहीं है और मेरी माला, मेरे को रोज माला चढ़ा के और फूल चढ़ा के, फूल पत्ती और धूप दीप करता है। वही उन्होंने, इन सारी पार्टियों और नेताओं ने आज बाबा साहब के साथ कर रखा है। बाबा साहब ने जो संदेश दिया, जो उनके विचार थे, उस पे तो कोई नहीं चलेगा, उसके उल्टा करेंगे। लेकिन बाबा साहब को फूल पत्ती चढ़ाएंगे, उनको दिखावा करेंगे उनकी पूजा करने की। सबसे बड़ा संदेश बाबा साहब का क्या था? जो भी सौरभ भारद्वाज ने कहा, सबसे ज्यादा तवज्जो उन्होंने शिक्षा को दी थी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा सारा समाज एक पीढ़ी के अंदर आगे बढ़े, बराबरी का अधिकार मिले, सबकी गरीबी दूर हो, तो वो केवल और केवल एक ही चीज से हो सकती है, वो है शिक्षा। शिक्षा के बिना कोई पार नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर हम अपने देश में बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, एक जैसी शिक्षा नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, देश तरक्की कर ही नहीं सकता। ये सारी पार्टी वाले और ये नेता क्या करते हैं? उसका उल्टा करते हैं, शिक्षा पे जोर नहीं देंगे। और अब जो दिल्ली के अंदर चल रहा है, ये तो बेहद दुखद है जो कुछ भी चल रहा है। जब हम राजनीति में नहीं आए थे, हम सोचा करते थे, हम एनजीओ में काम करते थे, हम समाज सेवा में काम, झुग्गियों में काम किया करते थे। हम देखते थे सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत थी, गरीबों के बच्चों के लिए बहुत बुरी शिक्षा थी। हम देखते थे कैसे प्राइवेट स्कूल वाले शोषण करते हैं माँ बाप का, बच्चों का, फीस पे फीस बढ़ाते जाते हैं, फीस पे फीस बढ़ाते जाते हैं। जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली के अंदर और कुछ हो ना हो, हमने शिक्षा का अच्छा इंतजाम कर दिया। सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, प्राइवेट स्कूलों को 10 साल तक फीस नहीं बढ़ाने दी, 10 साल तक इनको फीस नहीं बढ़ाने दी। लेकिन अभी 2 महीने भी नहीं हुए और इन 2 महीनों के अंदर इन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करना चालू कर दिया दिल्ली के अंदर। ऐसे है जैसे अब एकदम से लूट मच गई, जैसे सारे प्राइवेट स्कूल खराब नहीं होते, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जैसे भूखे भेड़ियों की तरह झपट के मार रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर। जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बच्चों को लाइब्रेरी के अंदर बंद कर दिया जाता है, बच्चों को क्लास अटेंड नहीं करने देते, बच्चों के ऊपर जिस तरह से तानाशाही बर्ताव किया जा रहा है,
कि फीस नहीं दोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, अनाप शनाप फीस। कईयों ने तो दुगनी कर दी, कईयों ने 80% बढ़ा दी, 40%। कहां से लाए बच्चों को पैसे पढ़ाने के लिए? मैं भी आने के पहले सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक आदमी कह रहा था जी 2 लाख रुपए कर दिए साल का। कहां से लाए, कहां से लाए इतने बच्चों को पैसे पढ़ाने के लिए? ये तो किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो शोषण के खिलाफ लोगों को बचाए, और यही शोषण में शामिल हैं, यही लोग शोषण करवाने में शामिल हैं। सरकारी स्कूल कितनी मुश्किल से ठीक करे थे, कितनी मुश्किल से ठीक करे थे 10 साल में। इन्होंने हैप्पीनेस करिकुलम बंद कर दिया, इन्होंने देशभक्ति करिकुलम बंद कर दिया, इन्होंने बिजनेस ब्लास्टर्स, सारा एक एक करके मिशन बुनियाद बंद कर दिया। एक एक करके जितने अच्छे काम करे थे सरकारी स्कूलों में सारे बंद करते जा रहे हैं ये लोग। अभी कल गुजरात की एक स्टोरी आई थी। गुजरात के 157 सरकारी स्कूलों में 10वीं क्लास के बोर्ड के पेपर में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, एक भी बच्चा। 30 साल से इनकी गुजरात में सरकार है, शर्म से डूब मरना चाहिए इनकी पार्टी को कि गुजरात के अंदर 30 साल सरकार चलाने के बाद अगर शिक्षा व्यवस्था का गुजरात में ये हाल है तो अब वही हाल ये लोग दिल्ली का करेंगे। तो कहते हैं बाबा साहब के भक्त हैं। बाबा रे क्या भक्त हो, जो बाबा साहब ने कहा उसका उल्टा करते हो तुम। बाबा साहब ने कहा शिक्षा पे काम करो, ये शिक्षा का कबाड़ा करने में लगे। एक राज्य बता दो मेरे को जहां इनकी सरकार है और उन्होंने शिक्षा पे अच्छा काम किया हो, एक राज्य बता दो। कोई एक राज्य नहीं है जहां इनकी सरकार है और उन्होंने शिक्षा को ठीक कर दिया हो, एक भी स्कूल को उन्होंने ठीक किया हो। पहले मैं सोचता था 75 साल हो गए आजादी को, मैं यही सोचता था शिक्षा क्यों नहीं ठीक हो रही, क्यों नहीं ठीक हो रही। हमारे देश में इतनी गरीबी, इतनी अशिक्षा है। मेरे को लगता है कि अगर हमने शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दी तो एक पीढ़ी में हम अपने देश से गरीबी दूर कर सकते हैं। मैं सोचता था क्यों नहीं हो रही, मुझे लगता था इनको करना नहीं आता, इनसे हो नहीं रहा। लेकिन जिस तरह से ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, अब मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं कि जानबूझ के इन दोनों पार्टियों ने 75 साल में इस देश को अनपढ़ रखा है, जानबूझ के अनपढ़ रखा है। एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत इस देश को गरीब और अनपढ़ रखा गया। इन लोगों, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर रखा अपना वोट बैंक बनाने के लिए। इनको बाबा साहब से कोई प्यार नहीं है, ये कोई बाबा साहब की इज्जत नहीं करते। मजबूरी है कि बाबा साहब को इज्जत देने का दिखावा करना पड़ता है। और क्या मजबूरी है? वोट चाहिए इनको, एससी समाज के वोट चाहिए, इसलिए दिखावा करना पड़ता है इनको बाबा साहब की पूजा करने का, बाबा साहब की इज्जत देने का। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान सभा के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जब डिबेट चल रहा था, उस वक्त बड़ा कड़क बहस हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। किसी ने कहा कि वोट देने का अधिकार सबको नहीं होना चाहिए, किसी ने कहा कि अनपढ़ लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह प्रस्ताव आया केवल पढ़े लिखे लोगों को या इनकम टैक्स देने वाले लोगों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। आप सोच के देखो, अगर केवल अमीर लोगों को और पढ़े लिखे लोगों को वोट देने का अधिकार होता तो आज हमारे देश के अंदर गरीबों का क्या हाल होता, और दलितों का क्या हाल होता, और पिछड़ों का क्या हाल होता। ये तो नोच के जीने नहीं देते लोग, सांस नहीं लेने देते, पानी नहीं पीने देते आप लोगों को। अगर ये बाबा साहब लड़े थे संविधान सभा के अंदर, बोले नहीं, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होगा। हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा, एक व्यक्ति को एक, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पैसे दे हो उसके पास, चाहे इस जात का हो चाहे उस जात का हो, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा।
अगर ये वोट देने का अधिकार हर व्यक्ति को नहीं होता जो बाबा साहब ने दिलवाया, आप सोच सकते हो क्या हाल होता इस देश का, बहुत बुरा हाल होता। अभी तो वोट देने का अधिकार है, तब ये लोग झुग्गी वालों को वोट के पहले जाके कहते हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान, और जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं अगले दिन झुग्गियां तोड़वा देते हैं। इतने बेशरम लोग हैं ये लोग। वोट देने का अधिकार है तब इन्होंने जीना मुश्किल कर रखा है। अगर वोट देने का अधिकार नहीं होता, ये तो सबको प्रशांत महासागर में ले जाकर डुबो देते, सारे गरीबों को, सारे अनपढ़ लोगों को। कोई स्कूल नहीं बनवाते आप लोगों के, केवल अमीरों के स्कूल होते इस देश के अंदर, कोई सरकारी स्कूल नहीं होता। तो बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार दिया, इसीलिए आज मुझे यहाँ आप सबको बताते हुए, आप सबकी पंजाब में सरकार है, आप लोगों की पंजाब सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया अभी 2-3 साल पहले। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से असम तक केवल एक राज्य है पंजाब, जहां पे वकीलों का, जो सरकारी वकीलों का पैनल बनता है, उसमें भी रिजर्वेशन दिया गया है। बाकी किसी राज्य के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने वकीलों के पैनल में रिजर्वेशन नहीं देती, कोई राज्य अपने सरकारी पैनल में रिजर्वेशन नहीं देता। केवल पंजाब सरकार ने रिजर्वेशन दिया है, अपने पैनल में रिजर्वेशन दिया है, सरकारी वकीलों का जो पैनल है। और अभी पिछले हफ्ते उस रिजर्वेशन में एससी समाज के हमारे भाइयों के लिए रियायतें दी गई है। जो एलिजिबिलिटी की कंडीशंस हैं, उन एलिजिबिलिटी की कंडीशंस के लिए रियायतें दी गई हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, अगर तुम लोग भी प्यार करते हो अपने अपने राज्यों में, तुम भी दो रिजर्वेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में तुम भी दो रिजर्वेशन सरकारी वकीलों के पैनल में, तब तो पता चलेगा कि तुम बाबा साहब से प्यार करते हो। नहीं तो ये फर्जीवाड़ा करना बंद करो। अभी मैं सुन रहा था, एक जज साहब हमारे देश के एक राज्य के चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं, उनका 3-4 दिन पहले भाषण आया था। उन्होंने कहा कि वो एक हाई कोर्ट में जब काम करते थे, वहां पे एक जज जब उसकी नियुक्ति हुई तो आके उसने अपने पूरे कमरे को और अपनी कुर्सी को और मेज को गंगा जल से साफ किया, हाई कोर्ट के एक जज ने। क्यों? क्योंकि उनके पहले जो जज था वो दलित था, वो एससी समाज से था। 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हमारी मानसिकता अभी नहीं बदली। हमें बदलना पड़ेगा, हर व्यक्ति को बदलना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को भी बदलना पड़ेगा। एक तरफ जहां पार्टियों को और नेताओं को बदलना है, दूसरी तरफ इस देश के हर व्यक्ति को भी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। फिर से मैं आप सब लोगों को बाबा साहब के जयंती के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और यही निवेदन करता हूं कि उनके कदम चिन्हों पे चलना, इन पार्टियों और नेताओं की तरह दिखावा मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया।